एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। एक और एपिसोड में आपका स्वागत है इन्वेस्टिंग फूल का, जहां पे हम DIY मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। और आज का एपिसोड जो हमारा मंथली जगराता होता है, सत्संग जो होता है रीबैलेंसिंग का, उसके ऊपर है। नए स्टॉक्स आएंगे, नए स्टॉक्स जाएंगे। सो विल गेट स्टार्टेड क्विकली। और आगे बढ़ने से पहले फेमिलियर डिस्क्लेमर कि कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यहाँ पे हम एक पोर्टफोलियो को ट्रैक कर रहे हैं। हम सालों तक ट्रैक करेंगे कि ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी में कैसे परफॉर्म करता है, एंड वी विल लर्न एंड ग्रो विद इट। अभी वैसे काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है। इफ़ वी लुक एट द मार्केट, हाउ द मार्केट हैज़ बिन परफॉर्मिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। पोर्टफोलियो भी का परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा रहा है पिछले एक महीने में, और हम जो हमारा अल्फा एक था इंडेक्स के ऊपर, वो कम हो चुका है। तो सारी चीज़ों की बात करेंगे, तो आराम से बैठ जाएं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक समरी व्यू अगर हम लें इस महीने की रीबैलेंसिंग का, मार्च का, तो 8 जो स्टॉक्स हैं हमारे वो जा रहे हैं और 8 स्टॉक्स आ रहे हैं। और इससे आपको पता चलता है कि पोर्टफोलियो में चर्न कितनी ज़्यादा हो रही है, राइट। अगर हम पिछली रीबैलेंसिंग की बात करें तो वहाँ भी 20 में से 10 स्टॉक्स चले गए थे, और उस 10 में से भी काफ़ी स्टॉक्स एग्जिट कर रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स भी हैं जहाँ पे दिक्कत हो रही है ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट। सबकी बात हम करेंगे, और कौन से नए स्टॉक्स आए वो भी वी विल सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारे 10 नए स्टॉक्स आए थे पिछली रीबैलेंसिंग में, फरवरी में, वहाँ पे आपको याद होगा कि 3 OMC के स्टॉक्स थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, BPCL हो गया, और IOC हो गया। और इन तीनों में से IOC और जो है HPCL, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इसका टिकर सिंबल हिंद पेट्रो है, वो ऑलमोस्ट 20% अपने ऑल टाइम हाई से गिरे हैं, व्हिच इज एन एग्जिट क्राइटेरियन फॉर अस। इंटरडे पे ये दोनों 20% क्रॉस कर चुके थे, फिर थोड़ा बहुत ऊपर होके इन्होंने सेटल किया। बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज बेयरिश सिग्नल, और ये खास करके फ्राइडे के दिन बहुत ज्यादा गिरे, जब अपने मोदी सरकार का ये जो ₹2 वाला जो नया ऑर्डर आया कि पेट्रोल और डीजल ₹2 सस्ते हो जाएंगे फॉर कंज्यूमर्स। आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ये रिस्क हमेशा रहता है कि इलेक्शन, खास करके इलेक्शन से पहले ऐसा कुछ डिसीजन आए। मेरे को पर्सनली नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा रिस्क है, पर सिस्टम में वो आए थे तो वी हैड टू टेक देम। अब इसमें हम अपना डिस्कशन नहीं लगा सकते, बिकॉज ये सारी चीजें, ये सारी रिस्क कहीं ना कहीं हम भी मतलब वी आर ट्राइंग टू डबल गेस द मार्केट, पर कहीं ना कहीं मार्केट को ही पता है, मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट्स को पता है। फिर भी जब खबर आती है तो देयर इज अ जॉल्टिंग बिहेवियर इन द मार्केट, तो उस वजह से काफी गिरे, ऑलमोस्ट 6-7% ये सारे स्टॉक्स गिरे हैं। BPCL उतना नहीं गिरा, एंड लाइक सम ब्रोकरेज हाउसेस आर ऑल्सो सेइंग sorry, some brokerage houses are also saying कि BPCL में शायद रिस्क उतना नहीं है compared to HPCL and IOCL, पर बिकॉज वी आर टेकिंग, मतलब सेक्टोरल रिस्क ही बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ जो ये ₹2 प्रति लीटर वाली जो पॉलिसी आई है, ये तो इसके वजह से शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इरोड हो सकती है। लॉन्ग टर्म में इनका मतलब वैल्यूएशन, इट इज स्टिल वन ऑफ द PSU पॉकेट्स। मतलब अगर हम सारे PSU स्टॉक्स की बात करें तो शायद कुछ PSU बैंक्स और ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इन्हीं के वैल्यूएशंस थोड़े बहुत मतलब ठीक हैं। बाकी सबके तो बिल्कुल आसमान चीर के जा रहे हैं अगर फंडामेंटली हम देखें तो। बट हमको मतलब उस इट्स नॉट दैट द वैल्यूएशन इज, मतलब हमको वैल्यूएशन चीप है या हाई है उससे फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक्स 20% गिर रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई से, रिसेंटली और ज्यादा गिरे हैं, और आगे भी ऐसा कोई मतलब शॉर्ट टर्म ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जिसके वजह से वो ऊपर की तरफ जाएं, राइट। तो दैट्स व्हाई आई हैव एग्जिटेड HPCL और IOCL, तो मेरे को एग्जिट करना ही था। मैंने BPCL भी एग्जिट किया है। दूसरा जो है कि रेगुलरली हमने जब प्रीवियस वीकली रिव्यूज भी की है तो उसमें ऑयल इंडिया का शेयर, ऑयल इंडिया का जो स्टॉक है वो हमारे स्क्रीनर पे आ रहा था। अब ऑयल इंडिया भी सेम ही इंडस्ट्री में है, सो इस बार मैंने वो डिसाइड किया था। अभी ऑयल इंडिया मतलब स्क्रीनर में आई थिंक नहीं था, पर अगर ऑयल इंडिया आता भी इवन देन आई वुड नॉट हैव टेकन ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया था वैसे, हाँ 15 पे है अभी भी,
पर मैंने ये डिसाइड किया था कि बिकॉज सेक्टोरल रिस्क ज्यादा है, मतलब मेरे को शॉर्ट टर्म में ज्यादा लग रहा है बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। अगर हम मार्केट को खुला छोड़ दें, राइट, फ्री मार्केट है, कंपनीज अपने हिसाब से बेच रही है, कंज्यूमर्स अपने हिसाब से खरीद रहे हैं, तो फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक मोटा मोटी रिस्क ज्यादा रहता है, व्हिच इज क्रूड ऑयल का प्राइस, राइट। अब क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा सा स्टेबल था, बट अब क्रूड ऑयल में भी फिर आई थिंक इट रोज बाय ऑलमोस्ट $2 पर बैरल। और क्यों हुआ? क्योंकि वो यूक्रेन ने रशिया की किसी रिफाइनरी पे अटैक कर दिया, और ये सब तो होता रहता है। तो क्रूड प्राइस की भी जो स्टेबिलिटी थी वो भी थोड़ी सी कम हुई। तो स्टेबिलिटी कम होने की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस जो बढ़ा, उसकी वजह से मार्जिन पे थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा। और बट उससे बहुत ज्यादा ये जो ₹2 पर लीटर वाली जो पॉलिटिक्स है, ये जो पॉलिटिकल डिसीजन है, उसका रिस्क मुझे शॉर्ट टर्म में ज्यादा लगता है। इसी वजह से मैंने ऑयल इंडिया में भी एंट्री नहीं ली है। ओके, इसके बावजूद जो बाकी कंपनीज हैं हम उनकी बात करेंगे। और मार्च की अगर हम बात करें तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वेंट कंप्लीटली हेवायर, कंप्लीटली रॉन्ग, एंड दीज वर अनएक्सपेक्टेड। some of these were unexpected, some of these were it's like you can expect them but you cannot time them, right? So तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिनको मेल मिला के बात ये हुआ कि हमारा पोर्टफोलियो बहुत भयंकर तरीके से गिरा। मतलब ओके, नॉट लाइक मतलब it's still significant, it's not like the portfolio capitulated but it's still significant, राइट। और हम इंडेक्स के नीचे आ गए, हम इंडेक्स से 5% ऊपर चल रहे थे फरवरी के महीने में, एंड नाउ वी आर एट लाइक बिलो द इंडेक्स बाय ऑलमोस्ट 2%। तो ये मतलब काफी भारी गिरावट है। और मोमेंटम बीइंग हाई बीटा स्ट्रेटजी ये हमेशा होती है कि जब मार्केट इस तरह की एक्सट्रीम वोलेटिलिटी में जाती है और इस तरह के मतलब हर दिन कोई मतलब इतना ऊपर इतना नीचे, जब इतना उतार चढ़ाव होता है एंड द मार्केट बेसिकली डजंट गो एनीवेयर, और निफ्टी भी ब्रोक द 22,000 मार्क, तो इन सब के वजह से जब मार्केट गिरता है तो भी मोमेंटम पोर्टफोलियोज और ज्यादा गिरते हैं। और हमारा पोर्टफोलियो इतना कंजर्वेटिव होने के बाद भी, इतने लार्ज कैप स्टॉक्स होने के बाद भी, अब कोल इंडिया जैसे स्टॉक 6-7% गिर रहे हैं एक दिन में। सो देयर वाज नॉट मच दैट वी कुड डू, वी हैव टू सस्टेन सच अ काइंड ऑफ मार्केट, एंड दिस इज द काइंड ऑफ मार्केट दैट टेस्ट्स मोमेंटम इन्वेस्टर्स। अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग में ये सोच के आ रहे हो कि बहुत ज्यादा हमेशा रिटर्न आते रहेंगे और 2023 में 70% रिटर्न आ गए, 2024 में भी वैसे आएंगे, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट, राइट। 1 year, 2 years, इवन 3 years सिक्वेंशियली, मतलब सोचो अभी तो ये 1 महीना नहीं हुआ है, ऐसे 3 साल तक लगातार हो सकता है। बट ओवर अ लॉन्ग टर्म दिस फैक्टर आउट परफॉर्म्स द अदर फैक्टर्स बाय सम मार्जिन, राइट। रिसर्च ये कहता है और हमको उसी के हिसाब से चलना है। और अगर हम गलत प्रूव हुए तो वेल एंड गुड, देन हम गलत प्रूव हुए। एंड एनीवे आई लाइक I'm not sure about you, but I have not put all my baskets in momentum as of now. I have other equity allocation also, and then to minimize the risk and to minimize the kind of drawdowns that your overall portfolio have, you should have like exposure to gold also. So that depends, that's a personal call, that's an asset allocation call, उसको हम अभी साइड में रखते हैं। पर जहां तक मतलब मोमेंटम स्ट्रेटजीज की बात है, सो इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि ऐसे पीरियड्स आएंगे एंड दीज पीरियड्स कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के रिजल्ट की भी मतलब अनसर्टेनिटी तो वैसे है नहीं मार्केट में, पर फिर भी शेयर मार्केट को हर चीज में अच्छा लगता है। शेयर मार्केट को एक बार मतलब कोई सेटल हो जाए, द डस्ट सेटल्स डाउन जैसे हम बोलते हैं, तो अच्छा लगता है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ देयर आर मेनी फैक्टर्स जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, इफ यू कैन सी। सो सेबी ने ये जो फ्रॉथ वाली जो अपना चलाया प्रोग्राम जो है, एक वीक में पूरा स्ट्रेस टेस्ट किया स्मॉल कैप, मिड कैप, एसएमई स्टॉक्स जो हैं, तो लाइक इट सॉर्ट ऑफ जो बोलते हैं ना, ब्रोक द कैमल्स बैक, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी बिल्कुल मार्केट की। तो मार्केट सेकंड दिन लाइक सेकंड डे आई थिंक वेंसडे को बहुत ज्यादा गिरा, फिर थर्सडे को रिकवरी हुआ पर उतना नहीं हुआ जितना वो गिरा था, और फ्राइडे को अगेन इट वाज अ ब्लड बाथ, राइट। तो मतलब ओवरऑल वीक में बहुत ज्यादा लाइक मल्टीपल लैक्स करोड्स का वैल्यू जो है वो इरोड हो गया है। कहीं कहीं फ्रॉथी वैल्यूएशंस थे, वो कहीं कहीं कम हुए हैं, कहीं कहीं अच्छे मिड कैप्स बहुत अपने मतलब जितना उनको नहीं गिरना चाहिए उतना भी वो गिर गए हैं। लार्ज कैप्स भी बहुत ज्यादा गिर गए हैं। स्मॉल और मिड कैप को देखते हैं कि तुम चल रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, तो दे ऑल्सो वेंट डाउन। सो
So one factor was this stress testing by SEBI. The other is political decisions risk. जैसे मैंने बताया हमारा OMC का जो पूरा पैक था 10 स्टॉक्स आए थे, उसमें से 3 स्टॉक आए, और 3 स्टॉक इफ यू सी करेंटली हमारे यहाँ पे अगर एग्जिट्स पे आप देखोगे, ये सारे टैब्स वैसे अभी अपडेट नहीं हुए हैं, बट इवन इफ यू लुक एट दी एग्जिट्स राइट, यहाँ पे हिंदुस्तान, ये लास्ट तीनों तो OMCs ही हैं, 18% लॉस, 14% लॉस, 14% लॉस राइट, सॉरी 18, 15, 14 ऑलमोस्ट। तो अगर इतने ज्यादा लॉसेस होते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकवर। तो ये जो पूरा है, और ये इतना रिस्क नहीं हुआ रहता, मतलब इतना लॉस नहीं हुआ रहता अगर बस सरकार 2-3 दिन रुक जाती, तो शायद इतना लॉस नहीं हुआ रहता। बट इलेक्शन के डेट्स अनाउंस करने हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगना है, उससे पहले सरकार को अपना रखना भी है कि मतलब हम क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। सो I think they came up with this decision, and coincidentally हमारी rebalancing से just एक दिन पहले it was such an absolutely unlucky time for us कि these stocks fell by almost 6-7%। और मैंने पिछले वीडियो में बात की थी हीरो मोटर कॉर्प, I think हिंदुस्तान पेट्रोलियम और someone I had compared। So the stocks had recovered quite a bit। वो नीचे गए थे, but then they had recovered quite a bit। Sorry, I think I had compared Medanta and Hero MotoCorp, so leave that aside। But anyway, these stocks had gone down quite a bit, but they had recovered also, और वो वापस बिल्कुल नीचे जाने लगे। So and ऐसा नहीं कि ये कल को रिकवर नहीं कर सकते, रिकवर कर सकते हैं, पर यार इतने अगर सेक्टोरल रिस्क इतनी ज्यादा है तो आई डोंट वांट टू स्टे इन दैट पॉकेट। मैं अगले रैंक वाला जो स्टॉक है वो ले लूंगा और निकल जाऊंगा आगे। तो अगर वो रिकवर करते हैं तो वेल एंड गुड फॉर देम, बट आई एम नॉट वेटिंग बिकॉज आई हैव टू रीबैलेंस। ये हमको करना भी है, और इस बार तो रीबैलेंसिंग यार बहुत ज्यादा पॉइंटलेस भी लग रही है कि इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, तुम कुछ रीबैलेंस करके जाते भी हो, कुछ एक जो फ्रेमवर्क है कुछ सोच के जाते भी हो, और होता बिल्कुल उल्टा है। इफ यू लुक एट stocks like Medanta and all, they were affected by this third factor। ये जो है सुप्रीम कोर्ट रिस्क जो मैंने लिखा है, तो अपना सुप्रीम कोर्ट भी हर जगह मतलब अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी चीजें करनी चाहिए, बट कहीं कहीं एक तो इलेक्शन की चीजें तो अलग साइड में करते हैं, पर मार्केट में भी इंटरफेरेंस है उसका। जैसे उसने बोला कि मतलब सम हाउ दिस क्रेजी आइडिया केम कि हम हॉस्पिटल के प्राइसेस फिक्स कर देंगे एंड ऑल दैट। उसके वजह से सारे अपने जो मेडांटा है, अपोलो, फोर्टिस, ये सारे स्टॉक्स नीचे गिरे। और आई डोंट थिंक मतलब सुप्रीम कोर्ट कुड हैव गिवन अ जेंटलर डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट कि लुक एट दिस, बट ये बोलना कि भाई तुमने 1 महीने के अंदर नहीं किया तो मैं CGHS लगा दूंगा and I will fix the price and all, this is over interference by the Supreme Court। I think it has no jurisdiction in cases like this। It can have some directives for the government, it can ask governments to have some consultation, have some committee, give some more time to come up with a feasible model। तुम एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो कि मूलतः कैपिटलिस्ट है विद अ वेलफेयर माइंडसेट, अब तुम इसमें ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं प्राइस पूरा फिक्स कर दूंगा एंड ऑल दैट। क्या लाइक आर वी गोइंग बैक टू द 1960s और 70s? वी आर नॉट। सो बट व्हाटएवर द मार्केट सीज दिस एज अ रिस्क, तो सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स गिरे। तो पॉलिटिकल डिसीजंस जो है पेट्रोल को 2 रुपए सस्ते करने का, उसके पीछे LPG को 100 रुपए सस्ता करने का आया था। एंड फ्रैंकली यार इस बार के इलेक्शन में जब मार्केट ने बिल्कुल मूड बना लिया, मतलब मार्केट छोड़ो देश ने बिल्कुल मूड बना लिया कि मोदी जी वापस आ रहे हैं, तो इतना ज्यादा मुझे भी नहीं लगता था कि सरकार को इतनी करने की जरूरत है। मतलब ये 2 रुपए सस्ता करने की जरूरत नहीं थी सरकार को, सरकार वैसे भी जीतेगी। बट आई थिंक आई डोंट नो, मतलब इतने पॉपुलिस्ट मेजर्स आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड समथिंग लाइक दिस फ्रॉम अ कांग्रेस गवर्नमेंट। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं बोला वो तो हाँ 5 रुपए सस्ता कर, उनको क्या फर्क पड़ता है देश कहां जा रही है, इकोनॉमी कहां जा रही है, हमारी फिस्कल डेफिसिट कहां जा रही है। पर ये सरकार जो है कॉन्फिडेंट भी है, द पीपल आर विथ द गवर्नमेंट मोस्टली। सो आई डिड नॉट थिंक कि ये भी इतना पॉपुलिस्ट मेजर्स करेंगे, पर अब दैट्स देयर डिसीजन एंड बिकॉज दे ओन दीज OMCs दे हैड टू टेक दैट डिसीजन। सो पॉलिटिकल डिसीजंस का रिस्क हो गया, सुप्रीम कोर्ट का रिस्क हो गया, फिर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो है ग्लोबली अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन का डेटा ऐसा कुछ नहीं कि चमत्कारी आया है या अच्छा आया है जिससे कि फेड बोले कि अच्छा चलो इन्फ्लेशन बिल्कुल कम हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हम इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं।
तो वो इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे, तो दैट इज गेटिंग स्ट्रेच्ड। पहले सब बोल रहे थे मार्च में होगा, फिर कोई बोले अप्रैल में होगा, अब बोल रहे हैं जून में होगा, अब कुछ बोल रहे हैं शायद सितंबर में होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्लिक्टिंग व्यूज, देयर इज नो क्लैरिटी। कभी फेड बोलता है कि इंटरेस्ट रेट कट्स आर ऑन द होराइजन। ऑन द होराइजन मतलब बिल्कुल जैसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हो जाएगा, राइट, बट फिर होता नहीं है, और फिर द मार्केट टेक्स सम कॉन्ट्रारियन व्यू ऑन दैट। और जब तक अपना फेड जो बड़े भैया हैं वो इंटरेस्ट रेट नहीं काटते, तो हमारे छोटे भैया जो हैं आरबीआई वो भी नहीं काटेंगे। तो बेसिकली वी विल कंटिन्यू टू बी इन अ हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन भी स्टेबल है, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम हो रहा है। सो प्रोबेबली ऑल दी सेंट्रल बैंक्स आर वेटिंग कि कब थोड़ा सा और माहौल अच्छा हो तो इंटरेस्ट रेट कट हो। तो ये बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का डिसीजन है, इलेक्शन हो रहा है देश में, राइट, सेबी का अपना माहौल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अपना माहौल चल रहा है, फेड और आरबीआई का अपना माहौल चल रहा है। तो ये सारे खचपच, ये जो खिचड़ी बन रही है, 5-6 चीजों की खिचड़ी बन रही है, उसी में हम फंसे हुए हैं। अभी मार्केट को कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, एंड लेट्स सी हाउ दिस गोज फॉरवर्ड। मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इलेक्शन के रिजल्ट आने तक ऐसी वॉलेटिलिटी शायद रहेगी, पर वी कैन नॉट मतलब कैश आउट। अभी हम सारा पैसा निकाल के हम कैश में नहीं बैठ सकते, क्या पता अगर अप्रैल में बढ़ गया तो। सो वी कैन नेवर स्टे आउट ऑफ द मार्केट, बट I mean, that's where we are. Like, it's not a very pleasant place to be in, but अब क्या कर सकते हैं, we have to stick to the system. तो पोर्टफोलियो का जो ऑल टाइम रिटर्न है वो भी 1.8% कम हो चुका है। एनएससी से हम 5% ऊपर चल रहे थे, और अभी अगर इंडेक्स में आपने लगाया था तो 12.64% आया रहता है अभी तक पोर्टफोलियो के स्टार्टिंग से, और पोर्टफोलियो में 10.8% का है अभी। सो जो भी हमारा शॉर्ट टर्म अल्फा था सब कुछ बर्बाद हो चुका है, और हमारा जो नेट गेन था वो 3,80,000 के आसपास था ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ 20 lakhs एट द एंड ऑफ, मतलब ये और भी ऊपर गया होगा, बट एट द एंड ऑफ फरवरी, मतलब लास्ट रीबैलेंसिंग का जो वैल्यू था वो 3.8 था, और अभी वो 3.8 खत्म होकर बिल्कुल आधा हो गया है, मतलब 2,11,000 के आसपास का हमारा टोटल गेन है, राइट। और ऐसे माहौल में रीबैलेंसिंग भी बहुत पॉइंटलेस लगती है, बट लेट्स लुक एट द पोर्टफोलियो कि कि क्या हमने किया है। एंड सो पहले तो ये 5 जो स्टॉक्स हैं, वेल्सपन कॉर्प हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंजल वन, मेडांटा, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे 20% अपने ऑल टाइम हाई से गिरे। हम मिड मतलब रीबैलेंसिंग के बीच में, मतलब मिड पीरियड में ही इनको एग्जिट करके हम निकल गए थे। मैंने पोस्ट भी डाला था ऑन ऑल दी स्टॉक्स कि they have come down 20% from their all time high and I'm not going to stick with these stocks and I've exited, right। अब इसके बाद जब कल भी मैंने देखा तो OMCs के प्राइस भी कम हो रहे थे एंड सेक्टरल रिस्क भी हैं। तो इनके अलावा, ये 5 के अलावा 3 स्टॉक्स हैं जो IOC, BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। BPCL आई वाज स्टिल थिंकिंग कि मतलब करें ना करें, पर आई फाइनली थॉट कि अब जब ऑयल इंडिया की भी मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ सेक्टरल रिस्क, तो BPCL भी रखने का कोई मतलब नहीं है। सो ऑयल मार्केटिंग को हटाओ यहाँ से पोर्टफोलियो से एंड वी विल टेक सम अदर स्टॉक। और यहाँ पे अगर हम एक स्टॉक है शैले, जिसकी हम बाद में ही बात करेंगे, तो शैले काफी गिर गया था एंड आई वाज ऑलमोस्ट श्योर कि शैले विल have to मतलब एग्जिट। इनफैक्ट मैंने कम पोजीशंस में एग्जिट करना स्टार्ट भी किया था, बट देन it had rebound yesterday, मतलब since the last 2 sessions it had some green candles, but अभी भी अगर हम देखें, मुझे कहीं ना कहीं मेरी हंच फीलिंग ये है कि this rebound would not sustain, और शैले को हमको कुछ दिन बाद ही बेचना पड़ेगा। अभी भी अगर देखें तो शैले, कोल इंडिया दोनों 15% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, राइट। तो ऑल टाइम हाई से 15% डाउन है, और सस्टेन्ड ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे रैली आने वाली है। बट currently the screener rank for Chalet, if we search Chalet here, it's at 35, तो अभी it is well within 50 rank, जो हमारा रैंक क्राइटेरियन है एग्जिट का 50 के अंदर भी है, और वो 20% अभी हुआ भी नहीं है, 15% पे है, क्योंकि लास्ट 2 सेशन में रिकवरी आई है। सो फॉर नाउ वी विल कंटिन्यू विद शैले, बट ये जो 5 हमने बेचे थे, इसके अलावा बाकी जो 3 ऑयल की कंपनियां हैं ये हमने बेच दी, और टोटल लॉसेस भी, अगर लॉसेस तो यार मतलब भर के हुए हैं। इफ यू सी द लॉसेस हियर ऑन ऑल दी स्टॉक्स, राइट, हम जितने बेचे सारे के सारे हमने रेड में बेचा है, एंड इफ वी सी द सम इज ऑलमोस्ट 1,23,000, राइट। सो दैट्स क्वाइट अ बिट ऑफ लॉस, पर अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसा ही रहेगा, माहौल ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं यार। जब बड़े बड़े स्टॉक्स इतने ज्यादा गिर रहे हैं तो मतलब हम तो कुछ भी नहीं कर सकते।
पर अब ये हो गया कि क्या हुआ, अब देखते हैं कि कौन से नए नए स्टॉक्स आए। सो नए नए स्टॉक्स हमारे 8 स्टॉक्स निकले, बाकी के ये सारे बच गए, 12 स्टॉक्स जो पहले से थे। और इनमें से भी मतलब हालत बहुतों की बहुत ही खस्ता है। जैसे अब देख रहे हो शैले 10% के लॉस में है, कोल इंडिया में हम 13% के लॉस में बैठे हैं, और ये दोनों स्टॉक्स 15% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे हैं। एंड देन वी हैव टेकन फ्यू न्यू स्टॉक्स, जिसमें जाइडस लाइफ हो गया। जाइडस लाइफ की मैंने पहले ही बात की थी, और इस स्टॉक्स में मैंने पहले भी प्रॉफिट कमाया है। अब देखते हैं कि आगे ये प्रॉफिट देता है या नहीं देता है। फार्मा का मतलब थोड़ा बहुत तो अच्छा चल रहा है अभी के लिए। टोरेंट फार्मा भी स्क्रीनर में कहीं ना कहीं था रैंकिंग में। सन फार्मा भी इज वन ऑफ द 8 स्टॉक्स दैट वी हैव टेकन दिस टाइम। सो जाइडस लाइफ, कल्याण ज्वेलर्स, एचडीएफसी एएमसी बहुत पहले था मेरे पास, फिर इट हैड नॉट like performed a lot, so I had sold it। फिर मैंने बीच में और एक बार बाय किया था, बट अगेन इट डिड नॉट डू। पहली बार तो मैंने लॉस में बेचा था, मैंने एचडीएफसी लॉस में बेचा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। मैंने काफी पैसा लगाया था और फिर वो कहीं जा नहीं रहा था। यू वुड नो कि किस मतलब एडवाइजर्स किस टाइप के यूट्यूब टॉक्स सुन के मैंने एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक ये सब में इन्वेस्ट किया होगा। पर मेरी खुद की काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थीसिस थी नहीं। मतलब आई वाज अलाइंड विद द ओवरऑल पॉइंट कि हाँ एएमसी मार्केट बढ़ेगा इंडिया में एंड ऑल दैट, बट like I did not make any like a lot of money on HDFC AMC ever। so but इस बार आया है and it has grown quite a bit in the last 1 year and I have been looking at this stock। ऐसा नहीं कि मैंने देखा नहीं है, क्योंकि एक तो यार कनेक्शन बन जाता है कि पहले तुमने कोई स्टॉक लिया होगा, मतलब 2 साल पहले भी लिया होगा, 3 साल पहले भी लिया होगा, वो स्क्रीनर में नहीं भी आ रहा है, कहीं तुम उसकी न्यूज सुनते हो, कहीं कुछ होता है, कोई आके बोलता है कि भाई देख रहा है एचडीएफसी एएमसी कितना बढ़ गया, तो कहीं एक बार तो जाके चेक करने का मन होता है कि क्या हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो उस तरह से मैंने चेक किया था, बट आई हैड नॉट लाइक बॉट सिग्निफिकेंट चंक्स आफ्टर द फर्स्ट बाय एंड एग्जिट। तो अभी मैंने खरीदा है एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड यहाँ पे 3 स्टॉक्स का आपको एक्चुअली 0% नहीं दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि बिकॉज मैंने 5 स्टॉक्स पहले से बेच रखे थे, मतलब मिड पीरियड में ही मैंने बेच दिया था। तो आई हैड started buying these like stocks in some quantities at that point। okay, तो जाइडस हो गया जो मैंने खरीदा है, वो अभी 1.4% प्रॉफिट में है। एचडीएफसी एएमसी आल्सो हैड बॉट एट अ लोअर प्राइस, मतलब कुछ दिन पहले मैंने खरीदा था एक्चुअल रीबैलेंसिंग से, और क्योंकि पैसे पड़े हुए थे। जब आप मिड वीक में ही बेच देते हो तो और अगर आपको लग रहा है इफ यू आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक आएगा नेक्स्ट रैंकिंग में, तो फिर समटाइम्स आई बाय इन अ स्टैगर्ड मैनर। और सनफार्मा मैंने खरीदा था, बट सनफार्मा जहां से मैंने खरीदा था वहां से और घट गया है, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा लॉस हुआ है। बट मोटा मोटी ये सब अभी 2% के आसपास ही हैं, मतलब 2% के अंदर ही हैं, और बाकी सब 0% में है जो मैंने अभी खरीदा है। and some of these stocks if we like, let me move this around a bit। okay, no, we will look at the at the portfolio sheet, but if we look at Cochin Shipyard, so Cochin Shipyard is also मतलब it has been like multi bagger, पता नहीं क्या क्या बैगर है ये, डिफेंस में काफी चर्चित स्टॉक है, अभी किसी तरह से आया है। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। OFSS एंड इंटेलेक्ट बोथ आर इन IT सर्विसेज, सन फार्मा एंड जाइडस बोथ आर इन फार्मा। HDFC AMC इट हैज नॉट बीन अफेक्टेड बाय, अभी फाइनेंशियल और ब्रोकरेज के स्टॉक्स तो काफी मतलब उनका कंडीशन थोड़ा सही नहीं चल रहा है। इफ यू लुक एट आनंद राठी, इफ यू लुक एट मोतीलाल ओसवाल, इफ यू लुक एट एंजल वन, थोड़ी बहुत रिकवरी इधर उधर आती है, पर मोमेंटम थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गायब लग रहा है, राइट। एंड शैले होटल का भाई भी एक आया है लास्ट वाला, जो ये हमारे होटल ब्रोज हो गए। हमारे आपको जो चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा, हमारे पावर फाइनेंस ब्रोज थे, PFC और REC लिमिटेड, जिसपे हमने काफी पैसा कमाया। फिर हमारे रेलवे ब्रोज थे, इरकॉन और IRFC, उस पर भी हमने कमाया काफी पैसा, और लास्ट में थोड़ा गंवाया भी, बट ओवरऑल हम प्रॉफिट में निकले। एंड अभी हमारे जो ये होटल ब्रोज हैं, इनमें एक तो हमको डुबा ही चुका है, ऑलमोस्ट 10% लॉस दे चुका है शैले होटल, और ये होटल को अब देखते हैं ये होटल कैसे लेके जाता है। So if we look at the composition in terms of market cap, right, हमारे जो लास्ट स्टॉक शो आए हैं, जाइडस हो गया लार्ज, कल्याण मिड, सो 4 लार्ज कैप है, मतलब 8 में से 50% लार्ज कैप है, और देन मिड इज 1 स्टॉक and small caps 3 have come। this is as per the SEBI categorization। okay, so small caps अब ज्यादा आ रहे हैं, इससे मतलब थोड़ा बहुत डर भी है। जिस तरह से SEBI का जो रवैया है स्मॉल एंड मिड कैप के, कोई नहीं चाहता कि वो बहुत ज्यादा बढ़े, बट I mean let's see how all these stocks perform going forward।
हर बार में रीबैलेंसिंग में हम देखते हैं कि जो कुछ जो दिग्गज हमको जो बहुत ज्यादा लॉस देके गए उनका कैसा ट्रेजेक्टरी रहा है और जो नए स्टॉक्स आ रहे हैं उनका चार्ट्स किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ये चारों स्टॉक्स के सर्कल्स को देखें, ये जो सिलेक्टेड पोर्शंस हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं किस तरह से मोमेंटम इनका गायब होता जा रहा है। और लास्ट 2 सेशंस में बहुत स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट दिखा होगा। हर बार लगेगा कि शायद ये नया सपोर्ट आ गया और यहाँ से स्टॉक रिबाउंड कर जाएगा, पर जरूरी नहीं। मतलब I mean, you can, it can rebound always, but तुमको वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सिस्टम बोला, वेल्सपन कॉर्प आ ही नहीं रहा है तुम्हारे सिस्टम में, मोतीलाल ओसवाल आ ही नहीं रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी 20% लॉस, मेदांता भी गया। तो सारे स्टॉक्स में मोमेंटम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इन द शॉर्ट टर्म। वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं वो बात की बात है, वापस आएंगे तो फिर ले लेंगे। पर अभी अगर आप देखो तो सारे के चार्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल हैं। वो ऊपर गए एंड देन दे हैव करेक्टेड। मोतीलाल ऊपर गया, करेक्टेड। मेदांता ऊपर गया, करेक्टेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऊपर गया, करेक्टेड। सो मैसिव करेक्शंस, लेफ्ट राइट एंड सेंटर गिर रहे हैं सारे स्टॉक्स। ओएमसी हो ना हो, ब्रोकरेजेस, खास करके ब्रोकरेजेस और ओएमसी में हमारा काफी नुकसान हो गया इस पर लेट्स सी हाउ दी न्यू स्टॉक्स हैव परफॉर्म। सो ये हमारे जो है 4 मैंने अभी उठाए हैं, बाकी 4 के आप नाम तो मैंने बता दिए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो ये है जाइडस, कल्याण जाइडस का मतलब जो चार्ट है वो काफी अच्छा लग रहा है। पर जैसे हमने पिछली रिबैलेंसिंग में बात की थी, हमको तब मेदांता का भी चार्ट इतना ही अच्छा लग रहा था एंड शैले होटल का भी। सो बोथ फेल, एक्चुअली बोथ हैव फॉलन। तो चार्ट पे तो मतलब अच्छी ट्रैजेक्टरी देख के अच्छा लगता तो है, पर वेदर दैट विल कंटिन्यू और नॉट वी डोंट नो। और यार ऐसी चीजें हो जाती हैं, कभी आके सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल देता है, कभी सरकार आके कुछ बोल देती है। तो ये सारी चीजों में अब क्या ही कर सकते हो, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। मतलब दीज आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, तुम्हारे हाथ में ही कुछ नहीं है। तुम अगर लेके बैठे हो तो तुम फंसे, तुम मतलब एग्जिट करके निकलो, तुमको लॉस लेके निकलना है। क्योंकि हम डाउनवर्ड एवरेज कभी नहीं कर सकते, हम ये सोच के नहीं बैठ सकते कि हाँ हम पैसे लगा के बैठे रहते हैं 6 महीने के बाद कुछ करेंगे। तो जिस तरह से न्यूज आया, अब लॉस आया, प्रॉफिट आया, जो भी आया, हम लेके हमको निकलना है। हमको नेक्स्ट सेट ऑफ पोटेंशियल विनर्स को आगे लेके जाना है। तो ये सारे पोटेंशियल विनर्स हैं, अब एक्चुअल में विनर होंगे नहीं होंगे वो बाद में देखा जाएगा। और सारे ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाईस पे हैं अपने। HDFC AMC थोड़ा सा कम हुआ है, बट इट हैज अगेन शोन ग्रीन कैंडल्स। OFSS अपने हाई पे है। कल्याण ज्वेलर्स हैज आल्सो कम डाउन। माय छोटा सा करेक्शन है इसमें, पर ये भी शायद ऊपर जाएगा। दैट इज लाइफ तो है ही, वो तो I am almost sure कि Zydus Life will probably continue to go forward like this। और अभी हम बात करते हैं कुछ फाइनल थॉट्स की। और यहाँ पे मैंने ग्राफ लगा रखा है जो शैले होटल का, और ये है वीकली चार्ट। अगर आप वीकली चार्ट में देखो तो पता चलता है कि मतलब गिर ही जा रहा है स्टॉक। आपको डेली चार्ट्स में शायद लास्ट 2 कैंडल्स, लास्ट 2 सेशंस की ग्रीन दिख जाएं, जिसकी वजह से वो अभी भी रैंकिंग में छूट गया। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इवन दो ये पोर्टफोलियो से भी बाहर नहीं हुआ है, इट इज हाईली लाइकली कि ये नेक्स्ट 5-10 दिन में अगर मतलब इसका मोमेंटम फिर से टम्बल डाउन होना स्टार्ट हुआ और इस तरह के वीकली रेड कैंडल्स बन रहे हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, राइट, कि कंटिन्यूअसली 4 वीकली रेड कैंडल्स बन चुके हैं। तो अगर ये ऐसा रहा, सेक्टोरल रिस्क तो बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि EI होटल का चार्ट सही चल रहा है। इवन वो इस बार हमने लिया है बिकॉज वो अपने स्क्रीनर में आया है। पर देखते हैं शैले कैसा परफॉर्म करता है। अगर ये ऐसा ही परफॉर्म करता है तो 5-10 दिन में अगर दिस फॉल्स 20%, अभी 15% पे है वो ऑल टाइम हाई से, अगर 20% गिरता है तो हमको इसको भी निकालना पड़ेगा एंड विल हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टॉक। और नेक्स्ट स्टॉक की जब बात करें तो 2 कंपनीज आए थे, एक बॉश हो गया, बट बॉश का एक शेयर यार 30,000 का है। तो 30,000 में अगर 1 लाख में मेरे को लगाना है तो 90,000 तो हो गया और बाकी 9,000 फिर इधर उधर बचेंगे। तो आई प्रॉब्ली स्किप ओवर दैट। दूसरा आया था कोलपैल का भी अगर देखो तो पिछले 6 महीने में 35% से ज्यादा उसने रिटर्न दिया है फॉर अ कंपनी लाइक कोलपैल, राइट। कोलपैल जब बोलते हैं लार्ज कैप्स नहीं चलते यार, 35% 6 महीने में क्या मतलब क्या हर्ज है, राइट। आई वुडंट बैट एन आई। अगर कोई मेरे को ऐसा बोले कि हर साल मैं तेरे को 35% दूंगा, I would jump straight away. But yeah, so those are potentially 2 stocks that can come जब शैले होटल अगर अभी मैं जब नहीं बोल रहा हूँ, अगर वो बाहर होता है तो वो 2 स्टॉक्स आ सकते हैं, या उस टाइम पे जो स्टॉक्स आए होंगे वो आ सकते हैं। एंड जैसे कि हमने बात की कि इस मतलब पिछले महीने में मल्टीपल अनफेवरेबल फैक्टर्स आ गए, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हमारे कुछ मतलब यू कैन एक्सपेक्ट सम ऑफ देम, बट ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये ECI का इलेक्शन डेटा मतलब लाने के लिए बोला,
राइट। गवर्नमेंट ने पेट्रोल का प्राइस काट दिया, ये सारे जो हो रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ रहा है, उधर इन्फ्लेशन सही नहीं आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स मिला के हमारा बिल्कुल पोर्टफोलियो की हालत थोड़ी सी खस्ता हो गई है फॉर दिस मंथ, एंड लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स गोइंग फॉरवर्ड। एंड जो मोमेंटम में है वो हमने इस बार, जो ये बात मैंने पिछली बार भी की थी कि कैचिंग द टॉप का जो रिस्क होता है वो मोमेंटम में हमेशा रहता है, और हमने ये जो 4 स्टॉक्स देखे जिससे हमने एग्जिट किया है, अगर आप देखो तो सब में ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म में हमने टॉप को ही पकड़ा है। हम टॉप के आसपास घुसे और फिर स्टॉक्स करेक्ट करना स्टार्ट किया और हमको निकलना पड़ा लॉस लेके, क्योंकि देयर इज नो अदर वे फॉर अस, वी कैन नॉट सस्टेन लाइक दिस। और लास्ट मंथ जो है दिस, मतलब इस टाइप का और आगे के भी, मतलब टिल इलेक्शन आई थिंक कि वोलेटिलिटी ऐसे ही रहेगा, स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। चर्न मेरे को भी बहुत ज्यादा करना नहीं है। इवन रीबैलेंसिंग जब पॉइंटलेस लगता है तो वीकली और मंथली तो छोड़ ही दो, मतलब रीबैलेंसिंग ही तुमको पॉइंटलेस लगता है कि अगर मैं रीबैलेंसिंग कर भी दूं तो शायद ज्यादा कुछ होगा नहीं, मतलब यू डोंट फील वेरी गुड अबाउट इट, बट यू हैव टू डू इट, मतलब सिस्टम में है तो तुमको करना ही पड़ेगा, राइट, तुमको बेचना ही पड़ेगा। बट एंड बुरा लॉस का नहीं लगता, लॉस करके निकलना तो मेरे को हमेशा ठीक ही लगता है, पर बुरा ये लगता है कि जो मैं सोच के कर रहा हूं कि जो पोटेंशियल विनर्स हैं, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उनमें भी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ सकती है और उनमें भी मतलब कहीं ना कहीं टॉप पकड़ने का रिस्क हमेशा रहता है। तो इस टाइप के एनवायरनमेंट अभी इलेक्शन तक मेरे को लगता है कि चलेगी, बट वी हैव टू सिट विद द सिस्टम, वी हैव टू प्ले बाय द सिस्टम, वी कांट स्टे आउट। अभी कैश में रह के मार्केट के बाहर नहीं बैठना। एक बार आप मार्केट के बाहर सारा पैसा लेके मार्केट के बाहर चले गए ना, तो नेक्स्ट बार जब घुसोगे तो बहुत दिक्कत होती है कि कब घुसें, फिर 50% डिप्लॉय करूं कि 60% डिप्लॉय करूं, वो सब फिर डिस्कशन आ जाता है। तो वो सब नहीं करना है। लॉस हो रहा है तो लॉस होने दो, पर सिस्टम के साथ चलना है, एंड विल सी हाउ इट पैन्स आउट, राइट। सो आज के लिए यही था। अभी मोटा मोटी काम हो गया है, मतलब पोर्टफोलियो में रीबैलेंस कर दिया है। अभी 1 महीने तक ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम देखते रहेंगे, होपफुली ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर शैले गिरा या फिर कोल इंडिया वापस गिरा, 20% गया, तो वो सबको निकालना पड़ेगा, वो बीच बीच में हमको चेंज करता रहना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम सेट हैं, फिर अप्रैल 15 में देखेंगे जो भी होगा। तब तक माहौल शायद और भी बदल गया होगा, ऑन दी अपसाइड और डाउन साइड, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि इफ यू हैव रिसेंटली रीबैलेंस तो कौन कौन से नए स्टॉक्स आए हैं, व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्स यू आर टेकिंग एंड ऑल, राइट, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट एंड लर्न टुगेदर। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।